हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बेटा बीएनपी नर्सिंग कंपटीशन एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमने एक नई मुहिम स्टार्ट की है यूपीपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए, तो उसी मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए बेटा एक नए जोश, एक नई थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो आज की हमारी नई थॉट है, वह है आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। बिल्कुल सही बात है बेटा। आपके पास 2 से 3 महीने हैं बेटा, जो हो इसी 2 से 3 महीने में आप कर सकते हैं। अगर भई देखो, सोना तो आपको ज़िंदगी भर है। अगर आपको पीछे के 60 साल अगर आराम से गुज़ारने हैं, तो बेटा इस समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बेटा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है बेटा? फिर कहता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। ठीक है बेटा? लोहे को भी ध्यान रखना बेटा, सोने को भी चमकने के लिए बेटा आग से गुज़रना पड़ता है। इसीलिए मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी बेटा। ठीक है? तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, मतलब फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखो बेटा कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है बेटा, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ये क्या है? यूट्रस है। ये कौन सा है बेटा? सर्विक्स वाला एरिया। और ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब होती है, ध्यान रखना बेटा। और फैलोपियन ट्यूब में ये क्या है बेटा? फिम्ब्रीन है। ये क्या है? फिम्ब्रीन है। और इससे क्या अटैच रहती है? ओवरी अटैच रहती है। ठीक है? ओवरी क्या करती है बेटा? ओवम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है? अब जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है बेटा, फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं डियर? 4 पार्ट होते हैं। ठीक है? कि सर अगर हम देखें, यहाँ बेटा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम मीडियल टू लैटरल, मतलब मीडियल से लैटरल जो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना बेटा। जब क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होगा, ठीक है, मीडियल टू लैटरल पार्ट्स मतलब कहाँ से। तो सबसे पहले इस प्रकार चलेंगे बेटा। हम किस प्रकार चलेंगे? इस प्रकार, मतलब यूट्रस से इस प्रकार चलेंगे। तो पहला पार्ट जो होता है डियर, वो होता है इंट्राम्यूरल। पहला पार्ट होता है वो कौन-सा होता है? इंट्राम्यूरल पार्ट, जिसको बेटा इंटर इनिशियल पार्ट भी बोला जाता है। इंटर इनिशियल पार्ट भी बोला जाता है। सेकंड पार्ट होता है डियर अपना कौन-सा? सेक जो अपना इसके बाद जो पार्ट होता है, वो कौन-सा होता है? वो होता है डियर इस्थमस। वो कौन-सा होता है? इस्थमस पार्ट होता है। इसके बाद कौन-सा पार्ट होता है? एम्प्यूला पार्ट। कौन-सा पार्ट होता है? एम्प्यूला पार्ट। और फोर्थ पार्ट कौन-सा होता है डियर? इनफंडिबुलम। कौन-सा पार्ट होता है? इनफंडिबुलम पार्ट होता है। तो ध्यान रखना बेटा, जो ये सीक्वेंस होता है ये मीडियल टू लैटरल होता है। एग्जामिनर बेटा इस प्रकार भी पूछ सकता है, लैटरल टू मीडियल। लैटरल टू मीडियल भी पूछ सकता है, मीडियल टू लैटरल भी पूछ सकता है। अगर मीडियल टू लैटरल पूछे तो हमें ऊपर से नीचे चलना है। अगर लैटरल पूछे बेटा तो हमें नीचे से ऊपर की साइड चलना है। लैटरल तो ये है, और बेटा मीडियल कौन-सा है? ये वाला पार्ट है। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन को यहाँ से मैंने 2 क्वेश्चन निकाल के दिए बेटा, जो अपकमिंग यूपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे बेटा। ठीक है? अब दूसरी बात कि जो एमप्यूला पार्ट से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइज़ेशन मोस्ट कॉमन कौन से पार्ट में होता है? तो एम्प्यूला पार्ट में फर्टिलाइज़ेशन मोस्ट कॉमनली होता है बेटा। ठीक है? और जो ट्यूबैक्टोमी करते हैं वो मोस्ट कॉमनली कौन से पार्ट में करते हैं? इस्थमस पार्ट में मोस्ट कॉमनली ट्यूबैक्टोमी की जाती है। ठीक है? तो दोनों क्वेश्चनों को बेटा यहाँ से आपको याद रखना है। अब बात ये आती है कि जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है बेटा, इसमें कुछ स्पेसिफिक सेल होती है। उन सेलों को हमने क्या नाम देते हैं बेटा? उस सेल को हम नाम देते हैं पैग सेल। क्या नाम देते हैं डियर? पैग सेल देते हैं। सर ये पैग सेल क्या होती हैं? ये पैग सेल क्या होती हैं? ये पैग सेल बेटा जो
फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती है। इन पैक सेल का फंक्शन होता है डियर, इन पैक सेल का फंक्शन होता है कि ये क्या करती हैं कि जो जाइगोट बना है, मतलब जो फर्टिलाइज ओवम है, उसको क्या प्रोवाइड करें, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। क्या प्रोवाइड करें, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। अब एक चीज बताओ बेटा कि जैसे फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म का और ओवम का। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक हैप्लॉइड सेल बनती है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, पैक सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। अब किसी भी कारण बस पैक सेल क्या हो जाए बेटा, अफेक्ट हो जाए, ठीक है, अफेक्ट हो जाए, तो सीधी सी बात है जाइगोट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, और जाइगोट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो ये आगे की तरफ क्या नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और जब ये ग्रोथ नहीं कर पाया तो जहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ है फैलोपियन ट्यूब में, उसी फैलोपियन ट्यूब में क्या हो जाएगा डियर, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और अगर यूट्रस को छोड़कर इम्प्लांटेशन कहीं भी हो, कंडीशन क्या कहलाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। तो यहाँ पर बेटा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक रिस्क फैक्टर हो जाता है क्या, कि पैक सेल क्या हो जाए, अफेक्ट हो जाए बेटा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी निकलता है कि मान लो बेटा कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो कैसी स्ट्रक्चर है, सीलिएटेड स्ट्रक्चर होती है। अगर किसी भी कारण बस सीलिया काम करना क्या करते हैं बेटा, बंद कर दें, और जो फर्टिलाइज ओवम है, इट मीन जाइगोट है, उसको क्या नहीं कर पाए, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए। और जब ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगी बेटा तो क्या होगा, उसी जगह पर फैलोपियन ट्यूब पर क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अगर इम्प्लांटेशन हुआ यूट्रस को छोड़कर, कंडीशन क्या कहलाएगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी डियर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी है, इसका रिस्क फैक्टर बनता है बेटा, अगर सीलिएटेड क्या हो जाए, सीलिया अफेक्ट हो जाए फैलोपियन ट्यूब के, ठीक है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी थोड़ा सा बेटा यहाँ से जो रिस्क फैक्टर बन रहे थे वो बताए थे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं कि फंक्शन पूछा है फैलोपियन ट्यूब का। अब फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन पूछा है तो पढ़ लेते हैं एक बार वन बाय वन ऑप्शन को, ठीक है। सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या फैलोपियन ट्यूब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करती है, नहीं बेटा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशन कहाँ से होते हैं, सबसे पहले ओवरी से होते हैं बेटा, उसके बाद कॉर्पस लुटियम सीक्रेशन करता है, उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड सीक्रेशन करती है, ठीक है, ओवरी, कॉर्पस लुटियम, एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद बेटा एस्ट्रोजन का सीक्रेशन थीका इंटरनल लेयर भी करती है। ये सोर्स होते हैं बेटा किसके, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशन करने की। बात समझ में आई बेटा, तो इसका मतलब कि ए ऑप्शन तो अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट, हेल्प इन फीटस डेवलपमेंट। क्या बेटा फैलोपियन ट्यूब में फीटस का डेवलपमेंट होता है, नहीं। फीटस का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है बेटा, यूट्रस में होता है, इसीलिए बी ऑप्शन भी क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट, एक्ट एज ए पैसेज वे फॉर द फीटस। फीटस के लिए जो जगह प्रदान करता है बेटा, मतलब पैसेज मतलब रास्ता देता है, वो क्या फैलोपियन ट्यूब देती है, नहीं बेटा। वो भी कौन देता है, यूट्रस ही देता है, ठीक है बेटा, यूट्रस ही देता है, वेजाइना देती है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया, अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट, मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज ओवम, बिल्कुल सही बात है बेटा, कि फर्टिलाइज ओवम को मोबिलाइज करवाने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, फैलोपियन ट्यूब रेस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए डी ऑप्शन ही अपना क्या होगा, राइट होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। ए बी सी बिल्कुल खोटे ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये था पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। क्वेश्चन क्या है कि फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर, मतलब जो फर्टिलाइज ओवम, इट मींस फर्टिलाइज ओवम को हमने क्या नाम दिया डियर, जाइगोट नाम दिया। क्या नाम दिया, जाइगोट नाम दिया, ठीक है। तो इसका इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, बिल्कुल सही बात है। यूट्रस में सर कहां पर होता है, कि इम्प्लांटेशन की मोस्ट कॉमन साइट फर्स्ट होती है बेटा, कौन सी, पोस्टीरियर बॉल ऑफ द यूट्रस, पोस्टीरियर बॉल ऑफ यूट्रस, पोस्टीरियर बॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है बेटा। सेकंड मोस्ट कॉमन साइट होती है एंटीरियर बॉल ऑफ यूट्रस, एंटीरियर बॉल ऑफ यूट्रस। और थर्ड साइट होती है बेटा इसकी कौन सी, लेटरल बॉल ऑफ यूट्रस, लेटरल बॉल ऑफ यूट्रस, लेटरल बॉल ऑफ यूट्रस। ये क्या होती है बेटा,
ये क्या होती है, सीक्वेंस होता है, प्रायोरिटी होती है, ध्यान रखना। प्रायोरिटी है कि मोस्ट कॉमन जो इम्प्लांटेशन होगा वो फैलोपियन ट्यूब में होगा, सेकंड मोस्ट कॉमन एंटीरियर बॉल पर होगा, और थर्ड मोस्ट कॉमन कहां पर होगा बेटा, लेटरल बॉल पर होगा, किसकी, यूट्रस की पर बेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि सर इम्प्लांटेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, इम्प्लांटेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। सर प्रोजेस्टेरोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कौन सी फेज में बनता है, कौन सी फेज में बनता है, मतलब ये इसको बनाता कौन है बेटा, ओवरी फेज में, ओवेरियन फेज साइकिल में बनता है। इस कौन सी फेज में बनता है, तो ल्यूटियल फेज में बनता है। कौन सी फेज में बनता है, ल्यूटियल फेज में बनता है, ध्यान रखना। और ये एक्शन कहां पर आकर करता है, यूट्रस पर। और एक्शन कौन सी फेज पर करेगा बेटा, ये सीक्रेटरी फेज पर करेगा। कहां पर करेगा, सीक्रेटरी फेज पर ये अपना एक्शन करेगा, ध्यान रखना बेटा। ठीक है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं बेटा, वो मैंने आपको यहाँ से बता दिए। ठीक है। और एक और क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, जो प्रोजेस्टेरोन है सीक्रेटरी फेज में जब एंडोमेट्रियम की क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा, तो उसकी जो शेप है इसकी एंडोमेट्रियम की सेल की, वो कैसी हो जाएगी बेटा, कॉर्क स्क्रू शेप हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा, कॉर्क स्क्रू शेप की हो जाती है, ध्यान रखना बेटा, कॉर्क स्क्रू शेप की हो जाएगी। ये क्वेश्चन बेटा एक बार पीजीआई रोहतक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीजीआई रोहतक में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो सीक्रेटरी फेज में, ठीक है, एंडोमेट्रियम की शेप कैसी हो जाती है, तो आंसर होगा बेटा कॉर्क स्क्रू शेप। अगर ये थोड़ा सा डीप और पूछ ले कि सीक्रेटरी फेज में लेट और अर्ली दोनों होती है बेटा, तो ये कौन सी फेज में होगा, लेट फेज में होगा। कौन सी फेज में, लेट फेज में होगा, ध्यान रखना। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर देखो बेटा, इसी क्वेश्चन पर आते हैं। इसी क्वेश्चन के जैसे फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बना, जाइगोट के बाद 2 सेल बनी, 2 सेल के बाद 4 सेल बनी, 4 सेल के बाद 8, और 8 के बाद कितनी बनी, 16 सेल बनी बेटा। इसको हमने क्या नाम दे दिया, मोरूला नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, मोरूला नाम दे दिया। ठीक है। अब 4 दिन तक जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है बेटा, वो कहां पर है, फैलोपियन ट्यूब में ही है। कहां पर है, फैलोपियन ट्यूब में ही है। अब जो ये फैलोपियन ट्यूब में, तो चौथे दिन के लास्ट में और 5वें दिन के शुरुआत में बेटा, 5वें दिन के शुरुआत में ये कहां पर आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा डियर, यूट्रस में आ जाएगा। और यूट्रस में ये क्या होगा 5वें दिन पर बेटा, इम्प्लांटेशन। क्या होगा, इम्प्लांटेशन। अब आपसे पूछे कि इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब हो जाता है, इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब हो जाता है, तो स्टार्ट तो होता है बेटा 5 to 6 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 5 से 6 दिन बाद क्या हो जाता है, ये बेटा स्टार्ट हो जाता है। और कंप्लीट इम्प्लांटेशन कब तक हो जाता है, कंप्लीट इम्प्लांटेशन कब तक हो जाता है, 10 to 11th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 10 to 11th डे पर क्या हो जाता है, कंप्लीट क्या हो जाता है बेटा, इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब इसमें यही पूछा है कि फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर, कब हो जाता है, 10 डेज में। 10 डेज में तो क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। इसलिए अपना डी ऑप्शन क्या हो गया, खोटा हो गया। ए 8वें दिन, 8वें दिन तो बेटा मैंने बताया ही नहीं था, 1 डे, 1 डे तो बिल्कुल गलत आंसर है। बचा कौन सा बेटा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसको इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग एक ही बचा हमारे पास, कौन सा बेटा, 7th डे। और 7th डे ही क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। 5 to 6 डे बताया था मैंने बेटा, और 6 डे के पास में कौन सा डे है, 7 डे ही आता है। तो इसलिए अपना राइट आंसर क्या होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। 7th डे पर क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है, किसका बेटा, जाइगोट का। बात समझ में आई बेटा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आंसर इसका क्या जाएगा बेटा, 7 ही जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा। एक क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन कवर करा दिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। ठीक है। क्वेश्चन है, इन 28 डेज ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओव्यूलेशन अगर ऑन, ये पूछा है कि भाई जो 28 दिन की जो मेंसुरेशन साइकिल होती है, 28 दिन की जो मेंसुरेशन साइकिल होती है बेटा, ठीक है, 28 दिन की, तो उसमें बेटा ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है, ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है, पहले ही प्रीवियस 2 क्लासों में बता चुका हूं बेटा। इसका आंसर आपको बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना बेटा। ठीक है। तो
इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। ये क्वेश्चन भी आता है, हालांकि सरल क्वेश्चन खूब आते हैं, ये उन्हीं सरल क्वेश्चनों में से है बेटा। ठीक है, तो इसको बेटा 5 स्टार बनाकर चलना। क्वेश्चन को यूपीपीएससी में पूछा जा सकता है कि आफ्टर ओव्यूलेशन हैज अकर द ओवम रिमेन वाइएबल, मतलब ओव्यूलेशन के बाद ओवम बेटा कब तक क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है बेटा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि जो बेटा अपने गैमेट्स होते हैं, जो अपने गैमेट्स होते हैं वो कितने गैमेट्स होते हैं, 2 होते हैं। एक तो होता है फीमेल में ओवम होता है और मेल में स्पर्म होता है। मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है। ओवम बेटा वाइएबल मतलब सरवाइव कब तक कर सकता है, तो ध्यान रखना बेटा कब तक कर सकता है, 12 टू 24 आवर तक, 12 से 24 घंटे तक सरवाइव कर सकता है। और स्पर्म कब तक कर सकता है, 48 से 72 आवर, 72 आवर तक क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। ठीक है, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं बेटा। अब इसका सीधा सा आंसर क्या था बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर 48 से 72 ये किसका है बेटा, स्पर्म का। स्पर्म का होता है, ध्यान रखना बेटा, जो स्पर्म होता है वो 48 से 72 घंटे क्या कर सकता है, इजैक्यूलेशन के बाद वेजाइना में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सरवाइव कर सकता है। समझ में बात आ गई बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। ये क्वेश्चन बेटा प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और ये आया था बेटा एक बार एम्स रायपुर में। एम्स रायपुर में आया था, ये शायद सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, एम्स रायपुर ने ये क्वेश्चन पूछा था 2017-18 के एग्जाम में बेटा। ठीक है, द टर्म मिट्टल्स मर्ज रेफर्स टू, मतलब इसमें ये पूछा है कि मिट्टल्स मर्ज किसको बोला जाता है, मिट्टल्स मर्ज किसको बोला जाता है। तो एक बार ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। चलो मैं इसके बारे में एक बार आपको बता देता हूँ कि मिट्टल्स मर्ज क्या होता है। ठीक है, मिट्टल्स मर्ज क्या होता है, देखो बेटा कि जो अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है 1 से 28 दिन की बेटा, 1 से 28 दिन की। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, 14 डेज, 14 डेज पर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा बेटा। क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन किसको बोलते हैं बेटा, कि जो अपनी ओवरी होती है, ठीक है, ओवरी में जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं बेटा वो क्या हो जाएं, रप्चर हो जाए। मान लो ये यहाँ से क्या हो गई, रप्चर हो गई और ओवम कहाँ पर निकल आया, बाहर आ गया। इस जो ओवम निकला है बेटा इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। डियर क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी oocyte बोला जाता है। ध्यान रखना क्या बोला जाता है, सेकेंडरी oocyte बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा है, आप इसको हम क्या बोलते हैं, ओवम को सेकेंडरी oocyte। यही बेटा क्या करता है, स्पर्म के साथ फ्यूजन करता है। क्या करता है, स्पर्म के साथ फ्यूजन करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है डियर, जाइगोट बनाता है। ठीक है, अब जैसे ही क्या हुआ बेटा, यहाँ से ये क्या हुआ बेटा, ओवम बाहर निकला, रप्चर हुई। रप्चर करने के लिए कौन सा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ से जो क्या बना बेटा, एस्ट्रोजन बनेगा। ठीक है, इंटरनल लेयर से एस्ट्रोजन हार्मोन, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो किसको कम करवा देगा बेटा, एफएसएच को क्या करवा देगा, कम करवा देगा। ये मेंस्ट्रुएशन बाद की बात है बेटा। ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर जब हम क्लास लेंगे उस समय हम इसको क्या करेंगे बेटा, डिस्क्राइब करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो मिट्टल मर्ज जब ओव्यूलेशन होता है तो अब बताओ बेटा यहाँ से क्या होगी बेटा, महिला को क्या होगा, पेन होगा। महिला को क्या होगा बेटा, ओव्यूलेशन के दौरान पेन होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन के दौरान क्या होता है, 14वें दिन पेन होता है। और जो वो पेन है बेटा वो क्या कहलाता है, बताओ बेटा, मिट्टल्स मर्ज साइन कहलाता है। मिट्टल्स मर्ज साइन कहलाता है। क्या कहलाता है, मिट्टल्स मर्ज साइन कहलाता है। अब यही तो चीज हमें ढूंढनी है बेटा। तो एक बार हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं वन बाई वन। ऑप्शन क्या कहता है, डी ऑप्शन, इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है रुक रुक के, उसको हम मिट्टल्स मर्ज बिल्कुल नहीं बेटा, लेबर के दौरान थोड़ी होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होता है बेटा, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प, बिल्कुल नहीं बेटा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन के दौरान डिसमेनोरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर, डिसमेनोरिया बोला जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट, पेल्विक ग्रिल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो, पेल्विक ग्रिल पेन हो। पेल्विक ग्रिल पेन किससे होता है बेटा, ग्रेविड यूट्रस के कारण होता है।
किसके कारण होता है? ग्रेविड यूट्रस के कारण होता है, जिसमें क्या होता है बेटा? बैक पेन होता है। क्या होता है? बैक पेन होता है, ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया अपना? खोटा हो गया। तो इसका मतलब बी, सी, डी ऑप्शन नहीं है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? वेयरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। बिल्कुल सही बात है कि ओव्यूलेशन के दौरान जो बेटा एब्डोमिनल पेन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मिटल्ज मर्ज साइन बोला जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ए मदर विद 9 मंथ बेबी इज प्लानिंग फॉर ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी की क्या कर रही है बेटा? प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट इज द आइडियल टाइम? आइडियल टाइम फॉर सर्जरी, सर्जरी के लिए फॉलोइंग मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के बाद बेटा जो हम ट्यूबेक्टोमी करते हैं उसका आइडियल टाइम क्या होगा? क्या होगा? कौन सी फेज में हम करते हैं? क्या ओव्यूलेटरी फेज में करते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज में करते हैं, सीक्रेटरी फेज में करते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज में करते हैं? कब करते हैं? ठीक है, यहाँ से बेटा मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ से मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा बेटा ट्यूबेक्टोमी के, कि ट्यूबेक्टोमी आइडियली कब करनी चाहिए। मान लो भाई, एक तो क्या है बेटा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान कब करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर अगर बेटा पूछ ले, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ना पूछा, ये पूछ ले कि डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के बाद कब करनी चाहिए। तो मेंस्ट्रुएशन का इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर मेरे को आ बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी हमें कब करनी चाहिए? डिलीवरी के बाद। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं, क्या ओव्यूलेटरी फेज में, मेंस्ट्रुअल फेज में। और ओव्यूलेटरी फेज में भाई ट्यूबेक्टोमी नहीं कर सकते। भाई ट्यूबेक्टोमी ओव्यूलेटरी फेज में क्यों नहीं कर सकते? भाई जब ओव्यूलेशन हो गया तो ट्यूबेक्टोमी करने का क्या मतलब है? सीधी सी बात है। तो ए ऑप्शन तो गया। मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग हो रही है, आप ट्यूबेक्टोमी कर रहे हो, पागल हो क्या? भाई ब्लीडिंग हो रही है और आप क्या कर रहे हो? ट्यूबेक्टोमी। तो ऐसा डॉक्टर तो कर नहीं सकता बेटा, ऐसा अनाड़ी खिलाड़ी ही कर सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, सीक्रेटरी फेज, सीक्रेटरी फेज का मतलब क्या है कि बेटा इसमें क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ होती है। और ग्रोथ होती है तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाला है कब से बेटा? जब ये नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी। तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी क्या हो गया अपना? खोटा हो गया। तो इसका राइट आंसर सीधे सीधे क्या जाता है बेटा? ए, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रोलिफरेटिव फेज में हम अगर मान लो किसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान हमें बेटा ट्यूबेक्टोमी कब करनी चाहिए? प्रोलिफरेटिव के दौरान। और प्रोलिफरेटिव में बेटा ध्यान रखना, ये यूट्रस की कौन सी फेज होती है? सेकंड फेज होती है। यूट्रस की कौन सी फेज है? सेकंड फेज है, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन अपना क्या करता है बेटा? फंक्शन करता है। सर एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम को, एंडोमेट्रियम को बेटा क्या करता है कि इसकी बेटा जो संख्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ एंडोमेट्रियल सेल, एंडोमेट्रियल सेल की संख्या को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और जब ये इंक्रीज कर रहा हो बेटा प्रोलिफरेटिव फेज में, तभी हम क्या कर देते हैं? ट्यूबेक्टोमी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ट्यूबेक्टोमी कर देते हैं। इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा मेरे को, कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि डिलीवरी के बाद हमें ट्यूबेक्टोमी आइडियली कब करनी चाहिए। तो इसमें मेरे को आप कमेंट बॉक्स में आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। सीधा क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है। तो क्वेश्चन ये रहा बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें कि दिस फेज इज सो नेम, मतलब उस फेज का नाम पूछा है बिकॉज, क्योंकि इट इज व्हेन द फॉलिकल्स इन ओवरी ग्रो, कि जो ओवरी के फॉलिकल्स हैं वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं एंड फॉर्म ऑफ नेचर एग। नेम द फेज, मतलब कि इसमें ये पूछा है क्वेश्चन में बेटा कि जो अपनी ओवरी होती है, जो महिला की जो ओवरी होती है, फीमेल की ओवरी है, वो ग्रो करती है किस फेज में? किस फेज में ग्रो करती है? मेंस्ट्रुएशन फेज में? बिल्कुल नहीं। मेंस्ट्रुएशन फेज में तो क्या होता है बेटा? ब्लीडिंग होती है। क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। ध्यान रखना, 1 से 5 दिन क्या होती है? 1 से 5 दिन बेटा ब्लीडिंग होती है। तो ए ऑप्शन तो गया। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कौन से दिन पर होता है? 14 डेज पर होता है। कब होता है? 14 डेज पर। ये तो ओव्यूलेटरी फेज है, तो इसमें तो ओव्यूलेशन होगा, तो ये भी गया बेटा। ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में क्या होता है बेटा कि इसकी क्या होती है?
साइज है जो सॉरी हाँ जो साइज है बेटा वो क्या होती है, इंक्रीज होती है एंडोमेट्रियल सेल। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया, खोटा हो गया। हमारे पास कौन सा बता बेटा, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि फॉलिकुलर फेज में ही ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करते हैं बेटा, ग्रो करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ग्रो करवाने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है डियर, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और जो इमैच्योर से मैच्योर बनाने के लिए कौन होता है, एफएसएच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन बेटा ट्रिकी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या है, दिस फेज in which lining cell of ovarian follicles are stimulated by luteinizing hormone LH के द्वारा क्या होता है, स्टिमुलेट होती है टू डेवलप द कॉर्पस लूटियम, और क्या बनती है, कॉर्पस लूटियम बनती है। और कॉर्पस लूटियम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करवाती है बेटा, प्रोड्यूस करवाती है। इसमें ये पूछा है कि कौन सी फेज में कॉर्पस लूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या करवाएगी बेटा, प्रोडक्शन करवाएगी। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन फेज रॉन्ग आंसर होगा बेटा। फॉलिक्यूलर फेज में तो क्या होता है डियर, फॉलिक्यूलर फेज में तो क्या होता है, मेरे को आप बताओ। फॉलिक्यूलर फेज में तो बेटा क्या करते हैं कि मैच्योर होते हैं, ग्रो करते हैं, कौन, ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या करते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करते हैं डियर, ओनली फॉर ग्रो करते हैं, इसलिए फॉलिकुलर फेज इज द रॉन्ग आंसर। प्रोलिफरेटिव फेज में बेटा, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होती है, सेल के नंबर बढ़ते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर बढ़ते हैं। लेकिन सीक्रेटरी फेज में बेटा, जैसे ल्यूटियल फेज है, ल्यूटियल फेज में कॉर्पस लूटियम बनता है। इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है बेटा कि कॉर्पस लूटियम लूटियल फेज में बनेगा, लेकिन प्रोड्यूस किस फेज में होगा, मतलब काम किस फेज में करेंगे, तो काम करेंगे बेटा वो सीक्रेटरी फेज में। काम कौन में करेंगे, सीक्रेटरी फेज में। जब कॉर्पस लूटियम बेटा देखो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान बेटा, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती है तो महिला में दो इवेंट चल रहे होते हैं, एक तो ओवरी में चल रहा होता है, एक यूट्रस में चल रहा होता है। ठीक है, यूट्रस में भी ओवरी में भी 1 से 28 दिन होगा बेटा, 1 से 28 दिन, और यूट्रस में भी 1 से 28 दिन होगा। ठीक है, 1 से 5 दिन तक ओवरी में कुछ नहीं हो रहा होता है। छठे दिन से और 14वें दिन तक कौन सी फेज है बेटा, फॉलिकुलर फेज। और 15वें दिन से और 28वें दिन तक कौन सी फेज है, ल्यूटियल फेज। कौन सी फेज है, ल्यूटियल फेज। और यूट्रस में बेटा 1 से 5 दिन तक कौन सी फेज, ब्लीडिंग फेज। 6 से और 14वें दिन तक बेटा प्रोलिफरेटिव फेज। और 15वें दिन से और 28वें दिन तक कौन सी, सीक्रेटरी फेज चल रही होती है बेटा। अब यहाँ से जैसे ही ल्यूटियल फेज में कॉर्पस लूटियम बनेगा, वो एक्ट कहां पर आकर करेगा बेटा, सीक्रेटरी फेज पर एक्ट करेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ऑप्शन है, वो क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। क्वेश्चन क्या है कि विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा। सीधा मैं इसका आंसर बता देता हूं बेटा, आंसर है कौन सा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एस्ट्रोजन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सर किसने दिया, टेलर एंड मार्शल ने, टेलर एंड मार्शल ने दिया, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, सीक्वेंस में आपको बता देता हूं, सीक्वेंस टी बराबर होगा बेटा थिलार की, टी बराबर थिलार की पहले भी बता चुका हूं बेटा। उसके बाद ए बराबर एडीनार की, एडीनार की, एडीनार की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, एडीनार की के बाद पी बराबर प्यूबार की, पी बराबर प्यूबार की। ठीक है बेटा, एच बराबर हाइट इंक्रीज, क्या होगा, हाइट इंक्रीज। ठीक है, एम बराबर क्या होगा बेटा, एम बराबर होगा, ध्यान रखना, मीनार की। एम बराबर क्या होगा, मीनार की। तो ध्यान रखना बेटा, ट्रिक से टैप एचएम के नाम से, इसको ट्रैप एचएम के नाम, टैप एचएम के नाम से किसने दिया था बेटा, टेलर एंड मार्शल ने दिया था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा, आंसर होगा बेटा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये थे आज के बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए यूपी पीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे साबित होंगे बेटा। ठीक है, तो आज का हमारा जो आपका और हमारा जो साथ था बेटा यहीं तक था।
फिर नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफ़ॉर्म पर, इसी समय, तब तक के लिए बेटा ओके, बाय।